अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पढ़ना है। जो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसके फॉलोइंग पार्ट्स हैं। इसके अंदर मैग्नेट होता है, फील्ड स्वीप जनरेटर होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स होता है, डिटेक्टर रिकॉर्डर और एनएमआर सेल या सैंपल सेल जिसको बोलते हैं वो होता है। मैग्नेट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के में हम क्या करते हैं कि एनएमआर सेल या सैंपल सेल लेकर उसके अंदर सैंपल, सॉल्वेंट और स्टैंडर्ड जो है तीनों ऐड करते हैं, ठीक है। और उनको मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में होल्ड किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आरएफ सोर्स से इसके ऊपर रेडियो वेव्स जो हैं वो इस सैंपल के ऊपर फॉल करवाई जाती हैं, ठीक है। वो रेडिएशन जो इससे फॉल करवाई जाएंगी, जो यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, उनको डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और उसको ग्राफ की शक्ल में हमें या स्पेक्ट्रम की शक्ल में उसको दिखाएगा। तो बारी बारी इसके सारे पार्ट्स जो हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट। अब जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी तकरीबन स्ट्रेंथ होती है 10,000 गॉस और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसकी 25,000 गॉस होती है। ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसलिए उसको चीपर डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हाई कंडक्टिंग, सुपर कंडक्टिंग है, ठीक है, इसलिए इसको एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर यूज़ किया जा सकता है। एक मैग्नेट के जो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि मैग्नेट स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड या जो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए। यानी सैंपल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है वो हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट उसको वैरी नहीं करना चाहिए। जो मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हैं उसके अंदर हम मैग्नेट यूज़ करने के बजाय क्या इस्तेमाल करते हैं, सोलिनाइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोलिनाइड मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। वो बनाया किस तरह जाता है कि हम न्यूबेडियम या टाइटेनियम की क्या करते हैं, वायर लेते हैं जो मेन कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। ये वायर लेते हैं जो कि मेन कंडक्टिंग वायर है और इसके आसपास दूसरी छोटी छोटी वायर्स जो है वाउंड की जाती हैं, डजन या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, ताकि जहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे वो क्या होमोजीनियस हो। इसलिए इसके आसपास क्या की जाती हैं और बहुत सी कॉइल्स जो हैं वो वाउंड इसके आसपास की जाती हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे, होमोजीनियस हो इसकी इनकी वजह से। फिर इनको डिप कर दिया जाता है यहाँ पे, ये जो सोल्यूशन है हीलियम के अंदर, ये लिक्विड हीलियम के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, डिप कर दिया जाता है, ठीक है। लिक्विड हीलियम के अंदर डिप करने के बाद इसके आसपास हम लगाते हैं नाइट्रोजन गैस, लिक्विड नाइट्रोजन का रेजरवायर लगाते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का रेजरवायर इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो अंदर हीलियम, लिक्विड हीलियम है जो खास एक्सपेंसिव होता है, ये इवेपोरेट ना कर जाए। और हीलियम हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो कंडक्टिंग वायर है इनको वो कूल रखे, ठीक है। अगर वो हीट हुई तो उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज, हीट अप हुई तो कंडक्टिविटी उनकी डिक्रीज हो सकती है। तो क्या लेना है, निम्बेटियम टाइटेनियम के वायर लेने हैं, उसको कॉइल करना है, सोलिनाइड की उसको शक्ल देनी है जो कि मेन कंडक्टिंग वायर है। इसके आसपास और बहुत सी वायर जो है वो कॉइल्स करनी है, वाउंड करनी है, ठीक है। फिर इनको लिक्विड हीलियम में डिप करना है, हीलियम उनको क्या रखेगा, कूल रखेगा। इस पूरी असेंबली को फिर हमने इनक्लोज कर देना है लिक्विड नाइट्रोजन रेजरवायर के अंदर, ठीक है। इसको बनाया इस तरह के दरमियान में यहाँ पे बोर मौजूद है और इसी बोर में सैंपल को रखा जाएगा, ठीक है। इस सोलेनाइड के इस बोर के अंदर सैंपल को प्लेस किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है फील्ड स्वीप जनरेटर। जो फील्ड स्वीप जनरेटर होता है ये क्या करता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है उसको थोड़ा बहुत अल्टर करता है, चेंज करता है। जैसा कि ये मैग्नेट प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसके दरमियान यहाँ पे न्यूक्लियाई मौजूद है और ये जो न्यूक्लियाई है जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तब तक ये न्यूक्लियाई क्या है, रेंडमली ओरिएंट हुआ होगा। लेकिन जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे वो या तो उसके अलोंग अलाइन हो जाएगा या क्या होगा, उसके अगेंस्ट अलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है, ठीक है। जो इसकी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे जो इसकी न्यूक्लियाई की जिस फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियाई स्पिन कर रहा है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है।
अब यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम एच नॉट को हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेंगे ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी ये जो जिस फ्रीक्वेंसी से न्यूक्लियस स्पिन कर रहा है उससे मैच कर जाए, ठीक है। जब उस जैसे ही उससे मैच करेगी ये फ्लिप कर जाएगा, इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हमने इंक्रीज़ करवाना है। जिस कॉइल की मदद से इंक्रीज़ करवाते हैं उसको फील्ड स्वीप जनरेटर बोलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करवाना है ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी इस न्यूक्लियर की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, ठीक। जो स्वीप रेंजेस हैं, जहाँ जिस रेंजेस में हम ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, उन स्वीप रेंजेस को हम पीपीएम में भी जाहिर कर सकते हैं, हम उनको हर्ट्स में भी जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं कह रही हूँ ना कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है, तो असल में क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस न्यूक्लियर की प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी या स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी, फिर हमें यहाँ पे पीक मिल जाएगी, ठीक है। ये फ्लिप करेगा और हमें यहाँ पे क्या होगी, पीक मिल जाएगी। इसके बाद है रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स और रिसीवर। यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, सैंपल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इसके ऊपर क्या करेंगे, आरएफ सोर्स से, आरएफ ऑसिलेटर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रेडिएशन को, रेडियो वेव्स को फॉल करवाएंगे। वो रेडियो वेव्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ क्या हो जाएंगी, ट्रांसमिट हो जाएंगी। जो ट्रांसमिट होंगी उनको ये जो रिसीवर है ये उनको रिसीव करेगा और रिकॉर्डर की तरफ भेजेगा और ग्राफ हमें मिलेगा। तो आरएफ जो सोर्स है उसकी आउटपुट, ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट है दे रहा है, वो जो रेडिएशन दे रहा है उनको एम्पलीफाई किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उनको फिल्टर किया जाता है ताकि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाए। इन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन को फिर सैंपल के ऊपर डिलीवर किया जाता है, लेकिन उससे पहले इसकी की जाती है पल्सिंग। उस आरएफ रेडिएशन को क्या किया जाता है, सैंपल पर डिलीवर करने के लिए डिलीवर करने से पहले पल्सिंग उसकी की जाती है। रेडिएशन को सैंपल पे डिलीवर करने से पहले उसकी क्या की जाती है, पल्सिंग की जाती है। पल्सिंग का ये मतलब है कि उसकी आहिस्ते से एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जाता है तो पल्सिंग या फ्रीक्वेंसी चेंज होने से जो आरएफ बैंड है वो क्या होता जाएगा, वाइड होता जाएगा, ठीक है। वाइड होता जाएगा और रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा। जब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कवर करेगा तो इसमें तकरीबन जो तमाम न्यूक्लियाई हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और ट्रांजिशन शो करेंगे। इसके बाद आ जाता है सैंपल होल्डर। जो सैंपल होल्डर है वो इस तरह की जो है टेस्ट ट्यूब की तरह की है, ट्यूब शेप्ड है, इसको सैंपल ट्यूब भी बोलते हैं। ये क्या है, ट्रांसपेरेंट आरएफ रेडिएशन है, यानी कि जब इनके ऊपर सैंपल के ऊपर रेडिएशन पास करवाएंगी जाएंगी तो ये जो सैंपल सेल है ये उनमें से कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी रेडिएशन सैंपल तक पहुंचेंगे और सैंपल ही सिर्फ उससे इंटरेक्ट करेगा। ये जो टेस्ट ट्यूब का मटेरियल है ये उससे रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं करेगा। ड्यूरेबल हो, केमिकली इनर्ट हो, यानी कि ये हमारे सैंपल या किसी भी चीज़ के साथ इनर्ट रिएक्ट ना करे, केमिकली इनर्ट होना चाहिए। जो सैंपल ट्यूब है वो ग्लास या पायरेक्स की बनी होती है और चीप होनी चाहिए। लेंथ इसकी 7 इंच लॉन्ग होती है और डायमीटर इसका 1/8 इंच डायमीटर होता है, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है, ठीक है। तकरीबन मैक्सिमम जो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है वो 40 मिलीलीटर ऑफ सैंपल है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अगर स्मॉलर सैंपल यूज़ करना है, स्मॉलर क्वांटिटी में सैंपल यूज़ करना है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो एनएमआर ट्यूब्स हैं उनको अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए, ठीक है। क्लीन करना चाहिए, लेकिन इनको डाइक्रोमेट सोल्यूशन से क्लीन नहीं करना। जो डर्टी ट्यूब्स हैं उनको सोप सोल्यूशन से वॉश करना है, फिर उसको पानी से रिंस करना है, सोप सोल्यूशन ताकि उसके अंदर ना रहे। फिर इसके पानी से रिंस करने के बाद उसकी हमने एसीटोन से साफ़ करना है उसको, ठीक है। इसके बाद हमने उसको ब्लो ड्राई करना है। इसके बाद है सैंपल प्रोब। जो सैंपल प्रोब होता है ये वो चैम्बर है जिसके अंदर ये जो सैंपल ट्यूब का होल्डर है वो रखा जाता है। सैंपल चैम्बर इनटू विच द सैंपल होल्डर इज प्लेस्ड इज कॉल्ड सैंपल प्रोब। यानी कि ये सैंपल ट्यूब है, यहाँ पे ये सैंपल होल्डर है और इस सैंपल होल्डर को जिस चैम्बर में रखा गया उसको सैंपल प्रोब बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो सैंपल प्रोब है, ठीक है, ये जो सैंपल प्रोब है ये इस सैंपल ट्यूब को मैग्नेटिक फील्ड में फिक्स रखेगा। आगे इसकी टरबाइन लगी होती है, एयर टरबाइन लगी होती है जो उसको क्या करता है, स्पिन करवाता है, ठीक है। सैंपल होल्डर को क्या करता है, स्पिन करवाता है जब स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। तो ये जो है एनएमआर सिस्टम का मेन पार्ट है, ठीक है। एक तो इसने क्या करना है, स्पिन कराना है, ठीक है, और स्पिन करते हुए उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इसने एडजस्ट रखना है।